मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम आपको लेसन 3 जो कि क्लास 7 और क्लास 8 के लिए दोनों क्लास के लिए यह लेसन है और सेम दोनों का भी लेसन 3 ही है, इसलिए हम एक साथ इस लेसन को कंबाइंड रूप से बताने जा रहे हैं। यह लेसन है शब्द विचार। अब है कि शब्द विचार किसे कहते हैं। तो पहले प्रीवियस क्लास में भी लेसन में भी मैंने पढ़ा चुका है कि ग्रामर के जिस भाग में शब्द के लिए विचार किया जाए, शब्द के लिए विचार किया जाए, उसे शब्द विचार कहते हैं। तो यह बात मैंने प्रीवियस लेसन में भी बताया था। अब है कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द एक या अनेक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। अब कहेंगे एक वर्ण, जैसे हम लोग हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं ना, व। ना का मतलब होता है नहीं, व का मतलब होता है या इंग्लिश में उसे कहते हैं और। ठीक उसी तरह एक वर्ण हो गया जिसका इस्तेमाल हमने हिंदी भाषा में किया, और अनेक वर्ण हुआ एक से अधिक जुड़े हुए वर्ण से बनने वाले को शब्द कहते हैं। जैसे कलम, दवात, फूल, बहुत सारे जो शब्द आप बोल लो, ये सारे शब्द के ही रूप हैं। मीन्स एक या अनेक वर्णों के सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। अब चलते हैं कि शब्द का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। शब्द का वर्गीकरण मुख्य रूप से अर्थ के आधार पर, दूसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है स्रोत अथवा इसे उत्पत्ति या उद्गम भी कहते हैं, क्योंकि किसी किसी बुक में, किताब में लिखा होता है स्रोत, किसी में लिखा होता है उत्पत्ति या किसी में लिखा होता है उद्गम। इसलिए मैंने इन तीनों शब्दों का इस्तेमाल आपके सामने किया है, जो आप इसे कंफ्यूज ना करें, सशंकित ना हो कि यह तीनों शब्द अलग अलग क्या है। इसलिए मैंने एक साथ लिखा स्रोत, उत्पत्ति या उद्गम। और उसके बाद है प्रयोग या विकार के आधार पर। इन चार प्रकार के आधार पर शब्द का वर्गीकरण किया गया है। अब सबसे पहले फर्स्ट नंबर में आते हैं अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर बच्चों शब्द के दो भेद होते हैं। पहला है निरर्थक शब्द, दूसरा है सार्थक शब्द। निरर्थक शब्द वह शब्द है जिस शब्द का कोई अर्थ ना निकलता हो, मीनिंगलेस हो, या हमारे जीवन में उसका कोई उपयोग ना हो, या किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का नाम ना हो। ऐसे शब्द जिसका कोई अर्थ ना निकलता हो, उसे ही निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि आप देख लो, कुछ भी बोल लो, कामाकुनी, सुजुरिनी, मामानी, व्हाट इज मीनिंग? नथिंग। इसलिए यह शब्द जो है क्या है? निरर्थक है। अब है दूसरा सार्थक शब्द। सार्थक शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिन शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता हो, निश्चित अर्थ। जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला टेबुल, अगर मैं किसी को बोलूं वह टेबुल लाओ, तो आप उसे कलम लाकर हमें नहीं देंगे, क्योंकि आपके समझ में यह बात आ गई कि हमें टेबुल लाना है या मुझे कुर्सी लाना है, क्योंकि उस चीज का नाम या तो कुर्सी है या तो टेबुल है, क्योंकि वह एक निश्चित मीनिंग, नाम का अर्थ रखता है। इसलिए ऐसे शब्दों को सार्थक शब्द कहते हैं।
दूसरे उदाहरण के आधार पर सुंदर, सुंदर का मतलब सभी जानते हैं, ब्यूटीफुल किसी की सुंदरता को प्रकट करता है, यह एक शब्द विशेषण है, इसलिए सुंदर शब्द भी सार्थक शब्द है। दूसरा है पुस्तक। पुस्तक का भी मतलब, अगर कोई बोले पुस्तक लाओ, बुक लाओ, तो आप उसे बैग ला के नहीं दिखाएंगे, आप उसे बुक ही दिखाएंगे, इसलिए उसका, क्योंकि उस शब्द का मीनिंग निश्चित है कि यह बुक के लिए इस्तेमाल किया गया है। ऐसे ही शब्दों को सार्थक शब्द कहते हैं। अब दूसरा चलते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर, इसे बनावट के भी आधार पर कहते हैं। व्युत्पत्ति अथवा बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो व्युत्पत्ति अथवा बनावट के आधार पर शब्द के मुख्यतः 3 रूप हैं: रूढ़ि, यौगिक और योग रूढ़ि। अब बच्चों, रूढ़ि किसे कहते हैं? रूढ़ि शब्द वह शब्द है जो परंपरागत रूप से, परंपरागत मीन्स नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है, किसी विशेष अर्थ के लिए निश्चित हो गया है। ऐसे ही शब्दों को रूढ़ि शब्द कहते हैं, जैसे दवा। और लेकिन रूढ़ि शब्द का अगर आप उस शब्द का खंडित करते हैं तो वह मीनिंगलेस हो जाता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे दवा, दो को अलग कर दीजिए, वा को अलग कर दीजिए, तो को अलग कर दीजिए, तो कोई भी शब्द का अर्थ नहीं रह जाता है। इसलिए परंपरागत रूप से क्या होता है? किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है, तो ऐसे शब्दों को रूढ़ि शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पर दवा, कलम, किताब, कोई भी शब्द आप ले लो, इस शब्दों को रूढ़ि शब्द कहते हैं। दूसरा है यौगिक। अब यौगिक शब्द क्या है? यौगिक का मतलब होता है योग। योग मीन्स जुड़ा हुआ, यौगिक मीन्स जुड़ा हुआ। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं, ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्द की मेल, जैसे कि देवालय। अब यह दो शब्द आपस में जुड़ा हुआ है देवालय में। देवा मीन्स, देव मीन्स भगवान, आलय, आलय मीन्स घर, भगवान का घर मीन्स मंदिर, गिरजा, मस्जिद। तो यह दो शब्द के मिलन से बना है देवालय। दूसरा है विद्यालय। विद्यालय का मतलब होता है विद्या मीन्स ज्ञान, आलय मीन्स घर, ज्ञान का घर, स्कूल। इसलिए यह दो शब्दों की मेल से बने हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। तीसरा है योग रूढ़ि। यह भी मुख्य रूप से दो शब्दों के ही मेल से बने होते हैं, लेकिन यह शब्द जो है किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु के लिए रूढ़ हो जाता है। यानी जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से तो बने होते हैं, लेकिन किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गया है, ऐसे शब्दों को योग रूढ़ि शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यहां आपके सामने लिखा है 10 जोड़ आनंद। 10 जोड़ आनंद, दशानंद। 10 मीन्स संख्या में 10, गिनती 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आनंद, आनंद मीन्स सिर, 10 सिर वाला। अब आप देखिए, ना आपके पास 10 सिर है, ना मेरे पास 10 सिर है, ना दुनिया में किसी और व्यक्ति के पास 10 सिर है। तो यह विशेष रूप से किसके लिए उपयोग हुआ? रावण के लिए। इसलिए यह रावण के लिए रूढ़ हो गया है। तो ऐसे ही शब्दों को योग
चारपाई। सबसे पहले चार पांव वाला, चारपाई मींस चार पांव वाला, जिसमें चार पैर लगे हों। तो दुनिया में सबसे पहले लोगों ने क्या किया, अपने इस्तेमाल के लिए खाट का निर्माण किया, खटिया। तब जाके ही कुर्सी, टेबल, बेंच और जो भी बनाया गया हो उसके आधार पर, लेकिन सबसे पहले खटिया ही शब्द आया था। इसलिए वह क्या हुआ, चारपाई शब्द जो है वह रूढ़ है किसके लिए, तो खटिया के लिए। इसलिए ऐसे शब्दों को युग रूढ़ी शब्द कहते हैं। अब तीसरा है स्रोत के आधार पर अथवा उत्पत्ति के आधार पर या उद्गम के आधार पर, इसे ही कहते हैं स्रोत, उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर शब्द विचार को चार वर्गों में बांट दिया गया। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा है विदेशी अथवा विदेशज। अब आप कहिए कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द वह शब्द है जो संस्कृत भाषा के शब्द को हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग में हम लोग ला लेते हैं अथवा लिख देते हैं या इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि घृत, घृत का मतलब हिंदी में होता है घी। सूर्य, सूर्य का मतलब होता है सूरज, हिंदी में सूरज। क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब होता है हिंदी शब्द में खेत, खेती, जहां लोग खेती करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जो ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं, तो ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। दूसरा है तद्भव। अब तद्भव का मतलब क्या है? तद्भव का मतलब है ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से बिगड़कर बने होते हैं। हिंदी में जब उसका प्रयोग करते हैं तो संस्कृत भाषा के ही बिगड़े हुए रूप को हम इस्तेमाल करते हैं या प्रयोग में लाते हैं। ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि संस्कृत में घृत था, लेकिन जब उसका हिंदी रूप लिखेंगे तो वह घी हो जाएगा। दूसरा है क्षेत्र, यह संस्कृत शब्द है, लेकिन जब हम खेत लिखेंगे तो वह संस्कृत भाषा का बिगड़ा हुआ रूप है, इसलिए उसे तद्भव शब्द कहेंगे। अब है तीसरा देशज। देशज शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द से बिगड़कर बने होते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल हम लोग हिंदी भाषा में करते हैं। जैसे रोड़ा मीन्स पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े को रोड़ा कहते हैं। यह शब्द वास्तव में हमारा क्षेत्रीय भाषा का है। जैसे पत्थर, बड़े बड़े स्टोन, ऐसे शब्दों को पत्थर कहते हैं, जो कि हमारी हिंदी भाषा में क्षेत्रीय भाषा से लाकर इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसे शब्दों को देशज कहते हैं, यानी देश की भाषा। डिबिया, अब डिबिया आप नहीं समझ रहे डिबिया क्या है? आपने बस्ती में देखा होगा, लोग छोटे छोटे बोतलों में केरोसिन ऑयल डाल के उसमें कपड़े की बत्ती लगाकर जलाते हैं। ऐसे शब्द उसे डिबिया कहते हैं। तो डिबिया शब्द भी क्या है? देसी है, क्षेत्रीय भाषा है, जिसे कि हम लोग हिंदी भाषा में भी प्रयोग करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द को देशज कहते हैं। अब है 4 नंबर विदेशी, या इसे विदेशज भी कहते हैं। विदेशी या विदेशज शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो अंग्रेजी भाषा से आकर हिंदी भाषा में इस्तेमाल किए जाते हैं या हिंदी भाषा में मिल गए हैं। ऐसे शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं।
जैसे कि स्टेशन, जैसे कि इंजन, जैसे कि कार, जैसे कि मास्टर, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हम हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऐसे शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। आगे चलते हैं। फोर्थ नंबर है प्रयोग या विकार के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो प्रयोग या विकार के आधार पर शब्दों का मुख्य रूप से दो रूपों में वर्गीकरण किया गया। एक है विकारी, दूसरा है अविकारी। अब विकारी क्या चीज है? तो विकारी ऐसे शब्द को कहते हैं जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि एक शब्द ले लीजिए आप लड़का, इसके रूप में हम परिवर्तन कर सकते हैं। लड़का क्या है? एक वचन है। वचन, लिंग और कारक, इन आधार पर जब शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाए तो उसे ही विकारी कहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया लड़का, तो लड़का से पुल्लिंग है, इससे हम इसको स्त्रीलिंग बना दिए तो लड़की बन गया। इन शब्दों के रूप में परिवर्तन हो गया। अब लड़का से हम लड़के बना दिए तो एक वचन से बहुवचन हो गया। यानी जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन होता हो या हो सकता है, ऐसे शब्दों को ही हम विकारी शब्द कहते हैं। दूसरा है अविकारी। अविकारी मीन्स जिन शब्दों के रूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हम लोग कर ही नहीं सकते हैं। ना उसे वचन में कर सकते हैं, ना लिंग में कर सकते हैं, ना उसे कारक के रूप में ही डाल सकते हैं। जैसे कि यहां अब यह ना एक वचन है, ना बहुवचन है, ना स्त्रीलिंग है और ना यह पुल्लिंग है। इसके रूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए यहां वहां प्रतिदिन ऐसे शब्द जो हैं वो क्या है? अविकारी शब्द है। समझ गए? आगे चलते हैं कि विकारी को कितने वर्गों में या विकारी के कितने भेद हैं। तो विकारी के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। विकारी के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा 4 भेद हैं। सर्वनाम, विशेषण और चौथा है क्रिया। तो विकारी शब्द के 4 भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब है अविकारी के कितने भेद हैं? अविकारी के भी मुख्य रूप से 4 भेद हैं, जिसमें कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयात्मक बोधक। अब आपके बुक में इसके डिटेल्स के बारे में नहीं दिया गया है, क्योंकि यह मुख्य रूप से अलग अलग एक लेसन है। इसलिए जब मैं लेसन पढ़ाऊंगा उस समय आपको मैं बताऊंगा कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, क्रिया क्या है, विकारी शब्द के आधार पर। और अविकारी शब्द के आधार पर यह मैं बताऊंगा क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, संबंध बोधक किसे कहते हैं, समुच्चय बोधक किसे कहते हैं और विस्मयात्मक बोधक किसे कहते हैं। तो बच्चों, उम्मीद है कि आप सब विचार के संबंध में समझ गए होंगे कि इनके कितने रूप हैं और इसके क्या क्या उदाहरण हैं। इसलिए बच्चों, अब आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, जिसमें कि क्लास 8 के लिए है होमवर्क। आपके बुक में पेज नंबर 22 है, उसमें तत्सम से तद्भव बनाइए।
पेज नंबर 22 का पूरा तत्सम से तद्भव बना के आप मुझे मेरे व्हाट्सएप करें। ठीक उसी प्रकार क्लास 7 के बच्चों की पेज नंबर 19 का तत्सम से तद्भव बनाकर हमारे व्हाट्सएप पर भेजें। तो बच्चों उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि शब्द विचार में शब्द का वर्गीकरण कितने रूपों में किया गया है। थैंक यू।